हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों आयोजित की जाने वाली आपकी दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा 2025 पटवार भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025। और जो आप में से जो विद्यार्थी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज का ये जो मॉडल पेपर है वो पहला मॉडल पेपर दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों एक ऑथेंटिक, यूनिक और जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप दोस्तों हमारी से मॉडल पेपर सीरीज को आपके एग्जाम तक दोस्तों अगर कंटिन्यू देखते हो ना, तो आपकी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में दोस्तों एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी। और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की और दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा दोनों की दोस्तों टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो ना, कितना बेहतरीन लेवल है। और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो 2025 में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है ना, वो दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। भाई क्वेश्चन का लेवल दोस्तों चेंज हो चुका है और दोस्तों क्वेश्चन से संबंधित आपको पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, तब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। हमें ये देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है जी, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था, ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ये बात दोस्तों गलत हो गई। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती जो सरकार है वो भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट है, इसका संबंध दोस्तों कहां से था, जयपुर रियासत से था, जयपुर रियासत से। तो दो इसमें क्या है, दो नंबर का दोस्तों क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए केवल दो, ये हो गया दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, उत्तर नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देता हूं, जो बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट सबसे पहले से दोस्तों कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो संबंध है ना वो दोस्तों कहां से था, जयपुर रियासत से था। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध कहां से था, जयपुर रियासत से, दूसरी बात है। ठीक है, तीसरी बात दोस्तों इसमें नोट करना, जेंटलमैन एग्रीमेंट दोस्तों हीरालाल शास्त्री और दोस्तों आपका जो मिर्जा इस्माइल है, मिर्जा इस्माइल के मध्य दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था। मिर्जा इस्माइल के मध्य दोस्तों ये एग्रीमेंट हुआ था, नोट कर लेना भाई। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जयपुर रियासत से दोस्तों इसका संबंध था। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अनुसार दोस्तों जो रियासती सरकार थी वो अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी भविष्य में, ये बात दोस्तों कही गई थी। इसके अलावा इसकी दो और दोस्तों मुख्य शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी, इस शर्त के अलावा दोस्तों मैं बता रहा हूं। ठीक है, राज्य में दोस्तों उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की घोषणा की गई। उत्तरदायी शासन की स्थापना दोस्तों करने की घोषणा दोस्तों कहां पर की गई थी, इसी एग्रीमेंट के तहत दोस्तों की गई थी, जयपुर राज्य में। ठीक है, यह बात दोस्तों किस एग्रीमेंट में लिखी गई है, जेंटलमैन एग्रीमेंट में लिखी गई है। और इसी एग्रीमेंट के अनुसार दोस्तों जो 1942 का दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, यहां पे नोट करना, भारत छोड़ो आंदोलन था, इस आंदोलन में दोस्तों जयपुर रियासत को अलग रखा गया। मतलब इस आंदोलन में भाग नहीं लेने दिया गया दोस्तों इस एग्रीमेंट के अनुसार, कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। यह बात किस में लिखी गई थी, जेंटलमैन एग्रीमेंट में। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका पूरा कंसेप्ट दोस्तों एकदम क्लियर हो चुका होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन से संबंधित पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल दोस्तों जो आश्रम पट्टन है ना, इसकी दोस्तों आधुनिक पहचान क्या है, मतलब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, झालरा पाटन के नाम से, केशोराय पाटन के नाम से, भीनमाल या दोस्तों विराटनगर। देखिए आश्रम पट्टन का जो देखिए दोस्तों आधुनिक पहचान है वो दोस्तों केशोराय पाटन के नाम से जाना जाता है। केशोराय पाटन का प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम है दोस्तों आपका आश्रम पट्टन। ठीक है, केशोराय पाटन कहां पर पड़ता है, ये बूंदी में पड़ता है, ये जो स्थान है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले दोस्तों कि उपकेश पटन किसका प्राचीन नाम है, उपकेश पटन इसका वर्तमान नाम दोस्तों क्या है, उपकेश पटन, तो ओसिया का दोस्तों यहां पे नाम नोट करना, ओसिया है ना आपका जोधपुर में ओसिया, इसको दोस्तों उपकेश पटन के नाम से जाना जाता था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है ना। तो उपकेश पटन दोस्तों किसके दोस्तों आधुनिक पहचान है, ओसिया की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले श्रीपंथ दोस्तों जो वर्तमान में जो बयाना है ना भरतपुर में, इसका दोस्तों प्राचीन नाम है श्रीपंथ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भीनमाल की मैं बात करूं तो इसका प्राचीन नाम है दोस्तों श्रीमाल, जो आपका जालोर में पड़ता है। ठीक है,
तो ये सब पूरी बातें हैं वो दोस्तों, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जहादरा पाटन को दोस्तों संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। विराटनगर, ये दोस्तों विराटनगर वही है जिसे दोस्तों वर्तमान में बेराट सभ्यता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, कहां पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आप में से कोई विद्यार्थी दोस्तों पटवार की तैयारी कर रहा है, स्पेशल दोस्तों पटवार की तैयारी कर रहा है, तो भाई 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद पीडीएफ दोस्तों रहने वाली है। अनलिमिटेड अटेम्प्टों का अपडेट सिलेबस के अनुसार रहेंगी। प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे। पहला टेस्ट हमारा बिल्कुल फ्री है डेमो के तौर पर, और क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों फुल डिटेल दोस्तों सोल्यूशन किया गया है। ओनली एक अफोर्डेबल प्राइस है 199 प्लस दोस्तों 2-4 रुपए आपकी जीएसटी चार्ज लगेगा, तो टोटल 206 या 204 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको पढ़ने वाली है। और जो भी कंटेंट होगा पूरा दोस्तों प्योर ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है टेस्ट सीरीज से संबंधित तो इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल कर सकते हो। करना है क्या है, एप्लीकेशन का लिंक कहां पर मिलेगा, तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन पर। ये दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वालों के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों टोटल 21 टेस्ट सीरीज है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक है वो भी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक ही एप्लीकेशन है Q50 जीके क्लासेस के नाम से दोस्तों, आपको गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्ट भी आप दोस्तों सर्च कर सकते हो। ठीक है, वरना एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। क्या बोल रहा है दोस्तों, 17वीं शताब्दी के जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ था, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कब हुआ था, इसमें दोस्तों मेवाड़ का शासक कौन था? सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1679 ईस्वी को। ठीक है, और उसमें दोस्तों जो सिसोदिया की तरफ से जो मेवाड़ का शासक था वो दोस्तों कौन था, तो दोस्तों देखिए जगत सिंह प्रथम था, या महाराणा राज सिंह था, या महाराणा अमर सिंह था, या दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय था। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा राज सिंह प्रथम। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कब हुआ? 1679 ईस्वी को हुआ। उसमें दोस्तों मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह प्रथम। अगर पूछते राठौड़ों की तरफ से दोस्तों मारवाड़ का शासक कौन था, तो दोस्तों आपको करना है महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह दोस्तों, जिसे कान का कच्चा कहा जाता है ना। अरे मारवाड़ के किस शासक को कान का कच्चा कहा जाता है? कान का कच्चा दोस्तों कहा जाता है, तो इसी अजीत सिंह को कहा जाता है। ये उस समय दोस्तों क्या था, राठौड़ों का दोस्तों शासक था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये राठौड़ का जो गठबंधन हुआ था ना, सिसोदिया राठौड़ जो गठबंधन हुआ था वो किस शासक के विरुद्ध हुआ था, तो औरंगजेब के विरुद्ध दोस्तों ये गठबंधन किया गया था। औरंगजेब के विरुद्ध दोस्तों। ठीक है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों 4 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन का लेवल देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछ रहा है। हल्दीघाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध और तराइन का युद्ध, इनका दोस्तों कालानुक्रम दोस्तों हमको देखना है। देखिए तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी को। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। और हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों आप सबको मालूम है ये हुआ था दोस्तों 1576 को। ठीक है, तो इनका कालानुक्रम देखना है तो 3-2-1 हो जाएगा दोस्तों। 3-2-1 उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध की बात कर रहा हूं 1192 को हुआ था। ठीक है, फिर दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को, और दोस्तों 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नोट करना हल्दीघाटी के युद्ध से संबंधित। ठीक है, इस हल्दीघाटी के युद्ध को दोस्तों 3 नामों से जाना जाता है। अगर पूछ ले हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था, मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था, तो इसने कहा था दोस्तों जेम्स टोड ने दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। अगर आपको पूछ ले खमनोर का युद्ध किसने कहा था, हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध दोस्तों किसने कहा था, तो खमनोर का युद्ध कहा था दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों इसको खमनोर का युद्ध कहा था। और अगर दोस्तों आपको पूछ ले इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, गोगुंदा का युद्ध दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध को किसने कहा था, तो इसने कहा था बदायूं ने दोस्तों इसे हल्दीघाटी का युद्ध कहा था। ठीक है, ये तो हो गई हल्दीघाटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसके अलावा देखिए दोस्तों मैं बात करता हूं खानवा का युद्ध दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था, तो दोस्तों राणा सांगा और दोस्तों बाबर के मध्य लड़ा गया था। अब क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि राणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का कालानुक्रम दोस्तों बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों नोट करना, राणा सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का कालानुक्रम सबसे पहले आ जाएगा आपका खातौली का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1517 में, और किस किस के मध्य, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। 2 नंबर पे नोट करना बाड़ी का युद्ध।
बाड़ी का युद्ध ये लड़ा गया था दोस्तों 1518 में। और ये दोस्तों ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया था। 3 नंबर पे नोट करना गागरोन का युद्ध, और गागरोन का युद्ध दोस्तों 1519 में लड़ा गया था, और ये दोस्तों लड़ा गया था राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। 4 नंबर पे नोट करना दोस्तों आपका आ जाएगा दोस्तों बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। और ये बयाना का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 16 फरवरी दोस्तों 1527 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, बयाना का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य। और ये जो बयाना का युद्ध है ना वो दोस्तों राणा सांगा की अंतिम विजय थी, राणा सांगा की अंतिम विजय थी, क्योंकि इन सभी युद्धों में दोस्तों राणा सांगा क्या था दोस्तों, जीता था इन चारों युद्धों में। ठीक है, जो 5वां युद्ध होता है दोस्तों आपका खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ये युद्ध दोस्तों कब होता है आपको मालूम होना चाहिए, 17 मार्च 1527 को दोस्तों ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों बाबर के साथ दोस्तों है ना, बाबर के साथ राणा सांगा दोस्तों हार जाता है, बाबर से हार जाता है राणा सांगा। ठीक है, तो खानवा का युद्ध और बयाना का युद्ध ये दोनों किसके मध्य हुए थे, राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें तो दोस्तों राणा सांगा की जीत हुई थी बयाना के युद्ध में, लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, ध्यान रखना कभी एग्जाम में दोस्तों पूछ ले तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जो पटवार के लिए जो 21 ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किए ना, आपकी एग्जाम में दोस्तों आपको खूब दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर दोस्तों अभी डाउनलोड कर लो। रामबाण कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, प्योर सिलेक्टेड कंटेंट, प्योर दोस्तों सिलेक्टेड कंटेंट यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। टोटल आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में दोस्तों 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, रट के चले जाना भाई। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, बाला किला में, जालोर दुर्ग में, मेहरानगढ़ में या सोनारगढ़ दुर्ग में। देखिए ये जो सर्वोत्तम विलास है, गज विलास है, जवाहर विलास है, ये जो महल है वो दोस्तों आपके सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में दोस्तों स्थित है। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। जैसलमेर के दुर्ग दोस्तों ये सोनारगढ़ वो दोस्तों किस पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, इस बात का ध्यान रखना, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। और इस दुर्ग को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं सवणगिरी, सवणगिरी के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। गलती से पूछ ले सुवर्णगिरी किसे कहते हैं, सुवर्णगिरी किस दुर्ग का दोस्तों उपनाम है, तो जालोर दुर्ग को उपनाम है, इस बात का ध्यान रखना। जालोर दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, इस बात का ध्यान रखने से सुवर्णगिरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, मैं मेहरानगढ़ दुर्ग की दोस्तों बात करूं तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों 1459 ईस्वी में दोस्तों राव जोधा ने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, तो चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। बाला किला जो अलवर में स्थित है, जो कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वाले विद्यार्थी सुन लो कान खोल के, आपकी एग्जाम में दोस्तों यहां से आपको खूब दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो 21 ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। आपके टेस्ट सीरीज कंटिन्यू दोस्तों अपडेट हो रहे हैं। रामबाण कंटेंट आपके टेस्ट सीरीज में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हवेली जो चित्रकला शैली है वो दोस्तों किस शताब्दी की देन है, 17वीं 20वीं 18वीं या दोस्तों 19वीं, तो 19वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला, ध्यान रखना। और कहां की प्रसिद्ध है हवेली चित्रकला, हवेली चित्रकला दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा कंटेंट दोस्तों पूरी यूट्यूब पर शायद ही कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, 19वीं शताब्दी की है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। कमला और इलायची, कमला और दोस्तों इलायची, ये दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली की 2 महिला चित्रकारों के नाम है। कौन है, महिला चित्रकार हैं, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की महिला चित्रकारों के दोस्तों नाम है कमला और इलायची। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नाथ द्वारा के दोस्तों तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा के तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है। पिछवाई पेंटिंग दोस्तों किस चित्रकला शैली से संबंधित है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग जो किस पर की जाती है, ये दोस्तों कपड़े पर की जाती है पिछवाई पेंटिंग, इस बात का ध्यान रखना। नाथ द्वारा की दोस्तों केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है, केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। पत्तों की सांझी दोस्तों कहां की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और इसी नाथ द्वारा का दोस्तों क्या प्रसिद्ध है, ध्यान रखना दोस्तों, डांग नृत्य प्रसिद्ध है। डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा का दोस्तों अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। और बताइए दोस्तों और क्या चाहिए, इतनी सारी कंप्लीट डिटेल, इतने सारे क्वेश्चन एक ही जगह दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आ रहे हैं ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस लेवल का दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। बेवान क्या है,
बेवान किसे कहते हैं? खादी के कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन को दोस्तों चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। या लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी का मतलब हो गया कृष्ण, है ना, कि मूर्ति को मतलब श्रृंगारित का मतलब हो गया सजा कर बैठाया जाता है, ठीक है। या लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। या दोस्तों कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को है या प्रतिमा को दोस्तों सजा कर दोस्तों बैठाया जाता है, वो दोस्तों क्या है? बेवान कहलाती है। और दोस्तों कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति को क्या कहते हैं? कावड़ कहते हैं। कावड़ कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। आपके डाउट नाम की चीज दोस्तों आपके अंदर रहनी नहीं चाहिए, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। जो आपको जो कंटेंट बता रहा हूं ना दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, इसलिए हाथ में दोस्तों नोटबुक रहेगी और नोट करते जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। दामना जो आभूषण है वो दोस्तों स्त्रियों के शरीर के किस भाग में दोस्तों पहनती है? अंगुली, नाक, पैर या दोस्तों कान। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंगुली में पहनती है। पैर में दोस्तों या हाथों में दोस्तों पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं? हाथों के आभूषण बता देता हूं। हाथों हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण या हाथों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, ठीक है। नोट करना दोस्तों। अगर आपको पूछ ले मोकड़ी क्या है? तो लाख से निर्मित दोस्तों चूड़ी है। लाख से निर्मित चूड़ी को दोस्तों क्या कहते हैं? मोकड़ी, जो हाथों में पहनी जाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों हाथों का और कौन कौन से आभूषण है, तो यहां पे नोट करना। गोखरू ये हाथों का आभूषण है, ठीक है। नोगरी भी दोस्तों हाथों का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों बल्ल्या, चांट, गजरा, नरमुख, ये दोस्तों सभी क्या है? हाथों के आभूषण है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। अगर दोस्तों आपको पूछ ले दामनी क्या है? दामना तो दोस्तों क्या है? अंगुली का आभूषण। अगर दामनी पूछ लेना तो दामनी दोस्तों मारवाड़ में दोस्तों एक ओढ़नी का प्रकार है। एक ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों दामनी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। यहां पर देखिए दोस्तों सव इसामुद्दीन दोस्तों किस हस्तशिल्प के सिद्धस्त कलाकार थे? अब दोस्तों आपको ये मालूम है ना सव इसामुद्दीन किस राज्य से संबंधित है? तो बीकानेर से संबंधित है। अगर ये बात आपको मालूम है तो आसानी से दोस्तों आपके क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि देखिए उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए बीकानेर की दोस्तों एक कला और फेमस है, मथेरण कला। अगर पूछ ले कि मथेरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी कला दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों कौन है? कुदरत सिंह, ये मीनाकारी कला का दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है, इस बात का ध्यान रखना। जटपट्टी कला दोस्तों जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जसोल बाड़मेर की दोस्तों प्रसिद्ध है जटपट्टी कला, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और थेवा कला दोस्तों आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है उसमें सिद्धस्त है, इस बात का दोस्तों मालूम होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब हिसामुद्दीन का संबंध उस्ता कला से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना गजब का है। क्या बोल रहा है दोस्तों? थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको, आप देखने में सही हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? विवाह के दूसरे दिन दोस्तों वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए दोस्तों आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को दोस्तों क्या कहा जाता है? कु, बडार, आणो या दोस्तों ओलंदी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बडार। जो विवाह में जो भोजन दिया जाता है ना उसको दोस्तों बडार कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अरे विवाह का जीवन होता है ना उसको बडार कहा जाता है। और जो मृत्यु भोज होता है, अगर पूछ ले मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? तो मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ओलंदी पूछे आपको, ओलंदी क्या होता है? ओलंदी दोस्तों जो नव दंपति आती है ना, नव विवाहिता महिला दोस्तों पहली बार जब ससुराल आती है तो उसके साथ दोस्तों भेजे जाने वाली लड़की को दोस्तों क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कु क्या होता है? कु दोस्तों बीलों के घरों को कहते हैं। बील जनजाति के जो घर होते हैं ना उनको कु कहा जाता है। आणु क्या होता है? आणु कहते हैं दोस्तों विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार दोस्तों ससुराल भेजने की प्रथा। ससुराल भेजने की प्रथा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजने की प्रथा को आणु कहते हैं, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा दोस्तों किसे कहते हैं? भाई मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन, राव गंग सिंह, महाराजा अजीत सिंह या दोस्तों सूर सिंह। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा दोस्तों
कहते हैं रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन को दोस्तों ध्यान रखना मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। इसने दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी 1570 के नागौर दरबार में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले दोस्तों मारवाड़ का, यहाँ पे नोट करना, मारवाड़ का दोस्तों हसमत वाला शासक है, हसमत वाला शासक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो राव मालदेव को कहा जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, अरे राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है मारवाड़ का, ठीक है। महाराजा अजीत सिंह को दोस्तों कान का कच्चा कहा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, अब दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए राजपूत पेंटिंग किसकी दोस्तों पुस्तक है। इस राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में राजस्थानी चित्र शैलियों का दोस्तों वैज्ञानिक विभाजन दोस्तों किसने किया है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली, एरिक डिक्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। इसकी बुक में दोस्तों इसने राजस्थान चित्रकला शैलियों का दोस्तों वैज्ञानिक विभाजन किया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, डॉक्टर श्रीधर अंधारे की, तो इसने दोस्तों देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया है। देवगढ़ जो चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली है, इसको प्रकाश में लाने का कार्य दोस्तों किसने किया है, इसको प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को दिया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर फयाज अली और डॉक्टर एरिक डिक्सन इन्होंने दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया है। जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है आपकी, इसको दोस्तों प्रकाश में लाने का कार्य दोस्तों किसने किया है, तो डॉक्टर फयाज अली, डॉक्टर एरिक डिक्सन। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर देता हूं और जूम कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, आसानी से दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, सुमिलित कीजिए, एक तरफ संस्था दे रखा है और एक तरफ दोस्तों उनके संस्थापक दे रखे हैं। देखिए कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना दोस्तों किसने की थी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिबाबू किंकर ने की थी, ठीक है। अगर दोस्तों स्पेशली पूछे मुख्य रूप से, तो विजय सिंह पथिक ने की थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। और कब की थी, तो 1919 में की थी। कहां पर की थी, तो वर्धा महाराष्ट्र में की थी दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों अगर पूछ ले कि राजस्थान सेवा संघ को वर्धा महाराष्ट्र से दोस्तों अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1920 में दोस्तों अजमेर स्थानांतरित किया गया, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं देश हितैषणी सभा की। देश हितैषणी सभा की स्थापना की थी दोस्तों उदयपुर के महाराणा दोस्तों सज्जन सिंह ने दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना कब की थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी 2 जुलाई, यहाँ पे 2 नोट करना, 2 जुलाई 1877 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, वैवाहिक समस्याओं को दोस्तों सुलझाना और समाज सुधार, ये दो दोस्तों इसके प्रमुख उद्देश्य थे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और कहां पर की थी इसकी स्थापना, तो उदयपुर में की थी, उदयपुर में की थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करता हूं दोस्तों, यहां पे नोट करना वीर भारत सभा की। तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों आपकी केसरी सिंह भारत ने दोस्तों। और कहां पर की थी, तो कोटा में की थी। कोटा में कब की थी, तो 1910 में दोस्तों वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ये एक दोस्तों गुप्त सैन्य संगठन था, गुप्त सैन्य संगठन था, ये कोई संस्था नहीं थी, ये गुप्त सैन्य संगठन था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, देखिए सर्व हितैषणी सभा की। सर्व हितैषणी सभा की स्थापना की थी स्वामी गोपाल दास ने। कब की थी, तो 1907 में की थी। कहां पर की थी, तो चूरू में की थी। मुझे लगता है आपका दोस्तों एकदम पूरा कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो चुका है। और इसी लेवल का क्वेश्चन दोस्तों आपको अपनी टेस्ट सीरीज में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। प्योर 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए बता रहा हूं, एक सिलेक्टेड कंटेंट चाहते हो। देखिए दोस्तों, पढ़ना सबको, आपको ये मालूम है कि ये 500 पेज की बुक है, इसमें से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम इसमें से कितने पेज छोड़ना है, कितना पेज दोस्तों आपको पढ़ना है, ठीक है। 500 पेज की बुक को अगर दोस्तों 100 पेज में कन्वर्ट करके आपके सामने रखा जाए और उसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में 80% तक का कंटेंट आ जाए, तो और क्या चाहिए आपको। सेम यही प्रोसेस दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज में अपनाया गया है। ध्यान रखना, जितना कंटेंट है पूरा दोस्तों प्योर 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट। इसलिए बोल रहा हूं, पटवार वाले विद्यार्थियों के लिए रामबाण और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों रामबाण टेस्ट सीरीज है। अभी जाकर दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में पुस्तक और लेखक दोस्तों असंगत है, ठीक है। देश दर्पण दोस्तों शंकरदान सामून की रचना है, ध्यान रखना ये बात बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश दोस्तों करणीदान की रचना है, ये बात बिल्कुल सही है। कीर्तार बावनी दुरसा आडा की रचना है, दुरसा
आडा की रचना है, न कि दोस्तों भक्त कवि ईसरदास की रचना है, ध्यान रखना। तो इसमें सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। रघुनाथ रूपक दोस्तों मनसाराम सेवक की रचना है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको दोस्तों जो फैक्ट है वो बता देता हूं। देश दर्पण किसकी रचना है? शंकरदास सामोर की। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ रहे कि अंग्रेजों को दोस्तों, यहाँ पे नोट करना भाई, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, मुल्क रा मीठा ठग दोस्तों, मीठा ठग, मीठा ठग किसने कहा था? अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था? तो शंकरदास सामो ने कहा था अपनी किताब देश दर्पण में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बड़ी बहुत ही गजब का फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए किरतार बावनी दुर्सा आडा की रचना है। भक्त कवि ईसरदास की कौन कौन सी रचना है? तो हाला जालारी कुंडलियां, हाला जालारी जो कुंडलियां है ना, हाला जालारी कुंडलियां, ये दोस्तों भक्त कवि ईसरदास की रचना है। और गुण हरि रस, गुण हरि रस, ये भी दोस्तों भक्त कवि ईसरदास की रचना है, गुण हरि रस। इस बात का ध्यान रखना, ये दो रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी, ठीक है। बाकी सूरजदास आपकी सूरज प्रकाश करिणीदान की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है दोस्तों? निम्नलिखित, देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दोस्तों एक तरफ सभ्यताओं दे रखे है और एक तरफ दोस्तों संबंधित जिले दे रखे, सही सुमिलित नहीं है। सुनारी सभ्यता आपकी दोस्तों झुंझुनू में पड़ती है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। गिलुंड सभ्यता दोस्तों राजसमंद में है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओजियाना सभ्यता दोस्तों चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ओजियाना सभ्यता है भीलवाड़ा में, ये भीलवाड़ा में पड़ती है, ठीक है। और जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर में पड़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए भीलवाड़ा में दोस्तों आपकी सभ्यता है बागोर, बागोर सभ्यता भी दोस्तों भीलवाड़ा में, और किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फैक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में नगरीय सभ्यता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। एक तरफ सिक्के दे रखे हैं दोस्तों, एक तरफ मुद्राएं दे रखे हैं, एक तरफ संबंधित रियासत दे रखे हैं। अक्केशाही सिक्के कहाँ के थे? जैसलमेर के, सही बात है। जाटशाही सिक्के जयपुर के थे, ये बात भी सही है। विजयशाही सिक्के दोस्तों आपके कहाँ के थे? बीकानेर के थोड़ी थे, विजयशाही सिक्के तो आपके जोधपुर के थे, और गजशाही सिक्के दोस्तों आपके बीकानेर के थे। तो इसमें 2 ऑप्शन दोस्तों क्या हो गए? गलत। इसलिए ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दोस्तों डिलीट किया गया है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन गलत है। विजयशाही सिक्के कहाँ के थे? जोधपुर के, और गजशाही सिक्के ये कहाँ के थे? बीकानेर के। उल्टा लिख दिया एग्जामिनर ने, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट सिक्के दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में गुमान शाही सिक्के, गुमान शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध थे? तो कोटा के प्रसिद्ध थे, कोटा रियासत के थे दोस्तों गुमान शाही सिक्के, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले इक्ती संदा, इक्ती संदा रुपया कहाँ का प्रसिद्ध था, किस रियासत में चलता था? तो कुचामन टकसाल में है ना, कुचामन, कुचामन टकसाल में चलता था, ठीक है। लल्लूरिया, लल्लूरिया, लल्लूरिया सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? लल्लूरिया सिक्का दोस्तों सोजत, सोजत दोस्तों जो आपकी जो टकसाल थी वहां पर दोस्तों चलता था लल्लूरिया। अरे सोजत पाली में है ना, वहां की मैं बात करूं। तमंचा शाही पूछ ले आपको, तमंचा शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध था? तमंचा शाही सिक्का दोस्तों धौलपुर का प्रसिद्ध था। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, कहीं ना कहीं एग्जाम में सभी जगह दोस्तों पूछे गए। इसके अलावा जाट शाही आपका हो गया जयपुर रियासत के। इसके अलावा देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, अगर आपको पूछ ले गदिया, गदिया त्रिशूलिया, त्रिशूलिया सिक्का, और दोस्तों यहाँ पे डींगला सिक्का, डींगला सिक्का किस रियासत से संबंधित है? तो ध्यान रखना मेवाड़ रियासत से संबंधित है। ये मेवाड़ रियासत के प्रमुख सिक्कों के नाम है गदिया, त्रिशूलिया, डींगला, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राम शनि संप्रदाय की जो रेण शाखा है उसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संत दरियाव जी। देखिए दोस्तों राम शनि संप्रदाय की मैं बात करूं तो इसकी टोटल दोस्तों राजस्थान में 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक शाखा है इसकी शाहपुरा में, यहाँ पे नोट करना, शाहपुरा में। इसके मुख्य प्रवर्तक है संत रामचरण दास जी, संत रामचरण दास जी दोस्तों, ठीक है। अगर भविष्य में पूछ ले तो ध्यान रखना। 2 नंबर पे दोस्तों इसकी शाखा पड़ती है सिंगथल, सिंगथल ये पड़ती है बीकानेर में, और इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है दोस्तों? संत हरिदास जी, संत हरिदास जी, ठीक है। और 3 नंबर पे पड़ती है दोस्तों इसकी शाखा आपकी रेण, रेण नागौर में पड़ता है, और इसके मुख्य प्रवर्तक है संत दरियाव जी, दरियाव जी, ठीक है। और 4 नंबर पे दोस्तों खेड़ापा जो जोधपुर में पड़ता है, खेड़ापा जोधपुर, और इसके मुख्य प्रवर्तक है संत रामदास जी, संत रामदास जी। तो ये चारों शाखाएं दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी शाखा का मुख्य प्रवर्तक आपको पूछ सकता है, लेकिन जो मुख्य पीठ है इसकी संत राम शनि संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो शाहपुरा में स्थित है। और शाहपुरा में इसी संप्रदाय का दोस्तों एक फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है। फूल डोल महोत्सव किस संप्रदाय का है? तो राम शनि संप्रदाय का है, वो जो शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न है, लोक कला मंदिर। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमा दिया, लोक कला मंडल होता है लेकिन लोक कला मंदिर लिख दिया। एक ही बात है, ये कहां पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तो उदयपुर में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। लोक कला मंडल पूछे तो उदयपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले पश्चिमी
पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों आपका उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य जो अकादमी है, साहित्य अकादमी है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये भी दोस्तों उदयपुर में ही पड़ती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर में दोस्तों राजस्थान भाषा राजस्थान साहित्य भाषा एवं संस्कृत अकादमी, साहित्य भाषा एवं दोस्तों संस्कृत अकादमी, दोस्तों संस्कृत अकादमी दोस्तों ये कहाँ पर पड़ती है? ये आपकी उदयपुर में पड़ती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। जोधपुर की मैं बात करूँ तो जोधपुर में दोस्तों रूपायन संस्था स्थित है, रूपायन संस्था ये दोस्तों कहाँ पर पड़ती है? ये आपकी जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों एक मिनट दोस्तों, जोधपुर में और क्या क्या स्थित है? विद्या प्रतिष्ठान प्राच्य संस्था दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये भी आपके जोधपुर में पड़ती है। इस बात का ध्यान रखना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन का लेवल देखिए यार, कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है? आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से विकल्प दोस्तों सही है? ठीक है, आबानेरी कहां में पड़ता है? दौसा में पड़ता है। यहां निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत दोस्तों चौहानों ने बनाया था। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? आबानेरी दौसा में स्थित है। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत थे चौहान राजवंश के, इन्होंने दोस्तों इसका निर्माण किया था। यहाँ की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पीपलाद माता का मंदिर है प्रसिद्ध है, ये बात गलत है। कोई पीपलाद माता का मंदिर नहीं है। तो 1 और 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों चांद बावड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। चांद बावड़ी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन बावड़ी है, गुर्जर प्रतिहार कालीन दोस्तों एक बावड़ी है। इसका निर्माण दोस्तों क्षत्रिय निकुंभ ने करवाया था। क्षत्रिय निकुंभ चंद द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निकुंभ चंद द्वारा दोस्तों चांद बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और चांद बावड़ी दोस्तों राजस्थान में तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। मतलब दोस्तों इस बावड़ी का जल जब ऊपर से देखते हैं ना तो तारों से टिमटिमाता हुआ दोस्तों दिखाई देता है। इसे कहते हैं तिलिस्म स्थापत्य कला। तो इसके लिए दोस्तों चांद बावड़ी जानी जाती है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और इसके प्रवेश द्वार पर, चांद बावड़ी के प्रवेश द्वार पर दोस्तों अंधेरी एवं उजाली दोस्तों उजाली जो 2 लघु द्वार है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का प्रश्न आपके सामने। क्या बोल रहा भाई? कुबले माला में दोस्तों राजस्थान की कितनी भाषाओं का दोस्तों उल्लेख है? 8, 6, 28 या दोस्तों 18? तो 18 भाषाओं का दोस्तों उल्लेख किया गया कुबले माला में। कुबले माला दोस्तों एक गुर्जर प्रतिहार कालीन रचना है, ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहार कालीन रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। गुर्जर प्रतिहार कालीन रचना है किस प्रतिहार शासक के समय उल्लेखित की गई थी? तो वत्सवराज के समय। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सवराज के समय इसकी रचना की गई थी। किसने की थी? इसके रचनाकार कौन है? तो उद्योतन सूरी द्वारा दोस्तों रचित रचना है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जिसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मारवाड़ की भाषाओं को दोस्तों मारवाड़ की भाषा है जो इसमें है उसको मरुवाणी नाम से दोस्तों व्यक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये करंट से संबंधित कोई क्वेश्चन है, 1 मिनट। इसमें मैं आपको बतूल बेगम का संबंध देखें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बतूल बेगम जिसे दोस्तों हाल ही में आपको पद्मश्री दोस्तों दिया गया है। राजस्थान के दोस्तों किस गायन से दोस्तों इसका संबंध है? तो मांड गायन की है दोस्तों। उत्तर नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में इसे दोस्तों पद्मश्री से नवाजा गया है। तो किस क्षेत्र से नवाजा गया है? तो मांड गायन से दोस्तों नवाजा गया। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है? महाराणा प्रताप ने दोस्तों अपनी नवीनतम राजधानी चावंड में दोस्तों कब स्थापित की थी? है ना, नवीनतम राजधानी चावंड को दोस्तों कब स्थापित किया था? 1576, 1582, 1585 या 1594। चावंड को दोस्तों महाराणा प्रताप ने राजधानी कब बनाया था? चावंड को दोस्तों 1585 में दोस्तों इसने अपनी राजधानी बनाया था, दिवेर के युद्ध के पश्चात। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया। उसके बाद में दोस्तों इसने चावंड को 1585 में अपनी राजधानी बना लिया था महाराणा प्रताप ने, ठीक है। अब इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि महाराणा प्रताप की जो चावंड राजधानी है वो कितने वर्षों तक रही है, कितने वर्षों तक दोस्तों चावंड राजधानी रही है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना 12 वर्षों तक है।
महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक चावंड दोस्तों राजधानी रही है। महाराणा प्रताप ने राजधानी कब बनाया? 1585 में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले मेवाड़ की चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही है, मेवाड़ की जो चावंड है वो राजधानी दोस्तों कितने वर्षों तक रही है, राजधानी कितने वर्षों तक रही है, तो आपको करना है 28 वर्षों तक दोस्तों रही है। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही है, तो 1614 तक रही है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। चारों प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई, है ना। अरे क्वेश्चन का लेवल देखिए यार, कितना गजब का लेवल है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूरे फैक्ट आधारित क्वेश्चन आपको दोस्तों एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे आपकी टेस्ट सीरीज में, है ना। एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, टाइम नहीं है आपके पास, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है तो दोस्तों टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर लो। अफोर्डेबल प्राइस है 199 में दोस्तों। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और पटवार की दोस्तों दोनों टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो ओनली 199 में। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए कौन सा कथन दोस्तों सही है। सांबर झील दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, ये बात बिल्कुल सही है। कथन आर क्या बोल रहा है, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यार कोई सोच सकता था ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपके सामने है दोस्तों, देख लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एग्जामिनर दोस्तों क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड आरपीएससी का वो बदल चुका है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सांबर झील से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ये देश के दोस्तों सांबर झील देश का 8.60% दोस्तों क्या करती है, नमक उत्पादन करती है। ठीक है, सांबर झील में टोटल दोस्तों 5 नदियों का पानी आता है, 5 नदियों का पानी आता है। ये नदियां दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों दोस्तों आपको नाम याद होना चाहिए। कौन कौन से नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। खारी नदी का पानी आता है, खारी हो गई आपकी खंडेल, खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़ और दोस्तों मेंढा नदी, इन 5 नदियों का दोस्तों पानी आता है सांबर झील में, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा कौन सी नदी लाती है, तो मेंढा नदी लाती है। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 500 नदियों के नाम, साथ में आपको मेंढा वाला ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों दोनों फैक्ट आपको ये मालूम होना चाहिए। 8.7% नमक का उत्पादन करते हैं सांबर झील। ठीक है, सांबर झील के नमक को क्या कहते हैं, पान कहते हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों 21 जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने दोस्तों लॉन्च कर रखी है, 21 टेस्ट है, ओनली 199 में दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पर दोस्तों आप कॉल करके अपना जो डाउट है वो दोस्तों क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज संबंधित जो भी आपका रिगार्डिंग है, एप्लीकेशन का जो लिंक है दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर दोस्तों अभी डाउनलोड कर लीजिए, वरना दोस्तों आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। वही नाम सर्च करना है जिस प्लेटफॉर्म पर अभी आप ये क्लास देख रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, थैंक यू।